नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत सिंह DS स्टडी वन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले विद्युत धारा का पार्ट 6। ठीक है, उसमें पहला हमारा हेडिंग है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों के संयोजन में हमारी जो पहली हेडिंग होगी वह होगा श्रेणी क्रम। ठीक है, तो श्रेणी क्रम की परिभाषा लीजिए। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है तो उसमें बहने वाली धारा का मान एक समान रूप से हो तो वह संयोजन क्या होता है, श्रेणी क्रम कहलाता है। ठीक है, तो वह संयोजन होगा यहाँ पे श्रेणी क्रम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो धारा का मान होगा वह एक समान होना चाहिए। तो पहले इसका चित्र देख लेते हैं, फिर आगे हम आपको इसकी परिभाषा लिखाते हुए हम आपको इसका डेरिवेशन करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाते हैं इसके, ये प्रतिरोध है, जो पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, यह है तीसरा प्रतिरोध। तो यहाँ पे प्रतिरोध होगा, यहाँ पे हम किसी बैटरी से जोड़ दें और यहाँ पे एक कुंजी लगा दें। फिर इसमें हम देखते हैं ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा। इसमें धारा का मान प्रवाहित किया जाएगा, तो धारा यहाँ पे भी होगा I, धारा I और धारा I सभी में प्रवाहित होगा। सभी प्रतिरोधों में एक समान रूप से धारा का जो मान होगा वो सभी पे क्या हो जाएगा, सभी प्रतिरोधों में एक समान रूप से प्रवाहित होगा। अभी से प्रतिरोध क्या होगा, R1 होगा, R2 होगा और यह प्रतिरोध क्या होगा, R3। इसमें जो ये बैटरी होगा, जो बैटरी का विभवांतर होगा V, यहाँ पे तीनों में, इन प्रतिरोधों में क्या होगा, जो विभवांतर का मान होगा वह अलग अलग होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे V1 होगा और ये V2 और यहाँ पे ये V3 होगा। जो विभवांतर का मान होगा वह R1 में V1 होगा, R2 में V2 होगा और R3 में क्या हो जाएगा, V3 होगा। ठीक है, तो इसमें हम लिखते हैं इसकी परिभाषा। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध, अधिक प्रतिरोध का इस प्रकार का संयोजन किया जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा एक समान रूप से प्रवाहित हो तो इस संयोजन को श्रेणी क्रम कहते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध, यहाँ पे प्रतिरोध होना चाहिए था, छूट गया है, तो यहाँ पे प्रतिरोध लिख दीजिएगा। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार संयोजित किया जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा एक समान रूप से प्रवाहित हो तो इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रतिरोध छूट गया था, इसे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे ऊपर करके थोड़ा सा एडजस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट और बनेगा, यहाँ पे धारा का मान क्या हो जा रहा है, एक समान रूप से हो जा रहा है, तो विभवांतर का मान क्या है हमारे पास, विभवांतर अलग अलग हो जा रही है। क्या लिखते हैं, श्रेणी क्रम में प्रत्येक अवयव में विभव पतन का मान अलग अलग होता है। तो यहाँ पे अगली पॉइंट लिखते हैं, श्रेणी क्रम
श्रेणी क्रम में प्रत्येक अवयव में धारा का मान, प्रत्येक अवयव में धारा का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। धारा का मान एक समान होगा। यहाँ पे प्रत्येक अवयव में धारा का मान एक समान होगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, श्रेणी क्रम में प्रत्येक अवयव में विभव पतन अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो श्रेणी क्रम में प्रत्येक अवयव में विभव का पतन जो होगा अलग अलग होगा, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे हम एक बैटरी से या विद्युत धारा से यहाँ पे एक बैटरी से प्रवाहित करते हैं धारा को, तो यह धारा क्या है, सभी में धाराओं का मान समान हो जाता है, पर जो विभवांतर होता है, विभवांतर हर एक प्रतिरोध में क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे यह होगा, प्रत्येक श्रेणी क्रम में प्रत्येक अवयव में विभव का पतन अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसका सूत्र का देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पे सूत्र हमारे पास हो जाएगा V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस क्या हो जाएगा, V3, क्योंकि इस V के बराबर क्या हो जाएगा, V1 होगा और V2 होगा और V3 होगा। कितने रूपों में? V टूट जा रहा है 3 रूपों में, 3 भागों में टूट जा रहा है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। इसे मानेंगे हम समीकरण नंबर 1। तो सूत्र से, ओम के सूत्र से ठीक है, ओम के सूत्र से देखेंगे तो V बराबर क्या होता है, V बराबर IR होता है। ठीक है, तो V बराबर क्या होता है, IR। तो प्रथम प्रतिरोध से देखते हैं, किससे, प्रथम प्रतिरोध में V1 बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम प्रतिरोध में V1 बराबर I का मान सभी में समान है। R का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे R के स्थान पे क्या माना जाएगा, R1 होगा, क्योंकि V1 बराबर क्या होगा, I R1 होगा। इसी प्रकार से दूसरा भी होगा, द्वितीय प्रतिरोध में V2 बराबर I R2 होगा। इसी प्रकार से तृतीय प्रतिरोध में V3 बराबर I R3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तृतीय प्रतिरोध में V3 बराबर क्या हो जाएगा, I R3, क्योंकि यहाँ पे V बराबर निकालेंगे, V1 बराबर क्या होगा, I R1 होगा, सॉरी, V2 बराबर क्या हो जाएगा, I R2 हो जाएगा, V3 बराबर I R3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तृतीय प्रतिरोध में क्या हुआ, V3 बराबर I R3 हो गया है। तो देखते हैं आगे कैसे होता है, इसके सूत्र में तोड़ते हैं। ठीक है, ठीक, तो यहाँ से हम करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, समीकरण एक में या समीकरण एक से तो यहाँ पे जो भी ये मान निकले हुए हैं हम समीकरण एक में रख देंगे। तो यहाँ पे V बराबर V1 के स्थान पे क्या रखा जाएगा, I R1 रखा जाएगा, I R1 प्लस V2 के स्थान पे क्या रखा जाएगा, I R2, तो I R2 प्लस V3 के स्थान पे क्या रखा जाएगा, I R3। तो V बराबर I R1 प्लस I R2 प्लस I R3 रखा गया है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, सभी में I का मान समान है, तो इसलिए हम I कॉमन ले लेंगे। तो V बराबर I कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो यहाँ पे V बराबर क्या हो जाएगा,
आई कॉमन ले लिया तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। इसे मानेंगे हम समीकरण नंबर 2। क्या मानेंगे इसे? समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देखते हैं यदि R1 R2 तथा R3 प्रतिरोध का परिमाण तुल्य, R3 प्रतिरोध का परिणामी तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? परिणामी तुल्य प्रतिरोध R हो तो आप चाहे तो यहाँ पे जब तुल्य प्रतिरोध होगा तो इस R का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास प्रतिरोध का मान 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का मान 1 हो जाएगा। और जो विभव होगा यहाँ पे ये भी हो जाएगा, ये R होगा और ये भी हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाती है? धारा प्रवाहित होती है, तो धारा का मान क्या हो जाएगा? I होगा। तो यहाँ पे ओम के नियम से देखेंगे तो किसके साथ? ओम के नियम से या फिर समीकरण 2 में R का मान यहाँ पे हम रख लेंगे। यहाँ पे R का मान क्या रहे हैं? यहाँ पे V का मान रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध हो तो आपको इतना समझ में आ गया। यहाँ पे एक जो ये क्रम था, इस क्रम को हमने क्या कर दिया? सभी को जोड़ करके सिर्फ किसके बराबर निकला है? R बराबर। तो यहाँ पे ये R1 R2 R3 के बराबर किसके हो गया? R के बराबर हो गया। R बराबर क्या हुआ? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे आगे हल करते हैं इसको। समीकरण 2 में V का मान रखने पर, समीकरण 2 में V का मान रखने पर V बराबर क्या होता है? V बराबर IR होता है ओम के नियम से। तो यहाँ पे V के स्थान पे क्या रखा जाएगा? यहाँ पे समीकरण 2 में V के स्थान पे क्या रखा जाएगा? IR रखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? IR बराबर I कोष्टक में R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, यहाँ से I कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सूत्र हो जाएगा यहाँ पे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यह सूत्र श्रेणी क्रम का सूत्र हो जाएगा। किसका? श्रेणी क्रम का सूत्र। यह सूत्र सिद्ध हो गया यहाँ पे। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको हम समांतर क्रम पढ़ाते हैं। ठीक, हमारी अगली हेडिंग है समांतर क्रम। ठीक है, समांतर क्रम समझ लेते हैं। इसकी परिभाषा होती है जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध, कैसे? जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध एक ही क्रम में संयोजित हो और वह क्रम क्या हो जाएगा? एक ही प्रतिरोध में संयोजित हो, एक ही क्रम में क्या हो? संयोजित हो। उस क्रम को क्या कहते हैं? वह क्रम क्या हो जाएगा? उसमें विभवांतर का मान एक समान हो जाए, उस क्रम को हम क्या कहते हैं? समांतर क्रम कहते हैं। फिर से समझ लेते हैं। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध एक ही क्रम में संयोजित होते हैं तो उस क्रम को क्या कहते हैं? उसमें विभवांतर का मान, या फिर लिखेंगे उसमें विभवांतर का मान एक समान रूप से होता है, तो उस क्रम को हम समांतर क्रम कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा देखते हैं, फिर लिखते हैं। जब 2 या 2 से अधिक, पहले चित्र बना लेते हैं फिर उसके बाद समझते हैं। पहले परिभाषा बाद में समझेंगे, पहले चित्र बना के देखते हैं। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनेगा चित्र। यहाँ पे कुंजी भी लगा दीजिएगा। क्या कुंजी है? यहाँ पे धनात्मक, ऋणात्मक, ये विभवांतर है। इसमें धारा प्रवाहित किया जा रहा है, तो इसमें धारा का मान क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। इसमें I1
मान लो ऊपर से करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I1 और ये हो जाएगा I2 और ये I3, ये प्रतिरोध R1 और ये प्रतिरोध R2 और ये प्रतिरोध R3 है। तो इसमें जो विभवांतर होगा, विभवांतर क्या हो जाएगा, सभी में एक समान हो जाएगा। इसमें भी V होगा, इसमें भी V होगा और यहाँ पे भी V होगा। तो यहाँ पे जब विभवांतर क्या होगा, सभी प्रतिरोधों में एक समान रूप से गुजर जाता है, यहाँ पे उस क्रम को क्या कहते हैं, समांतर क्रम कहते हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में परिभाषा लिखते हैं, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का संयोजन इस प्रकार करते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर का मान एक समान रूप में हो तो इस क्रम को समांतर क्रम कहते हैं। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का संयोजन इस प्रकार करते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर का मान एक समान रूप हो तो इस क्रम को समांतर क्रम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सभी में विभवांतर का मान क्या हो जाएगा, एक समान रूप से होगा। इसमें भी V होगा, यहाँ पे भी V होगा और यहाँ पे भी V होगा, क्योंकि यहाँ पे जब बैटरी से कोई धारा प्रवाहित किया जा रहा है तो धारा का मान I1, I2, I3 तीन भागों में बढ़ जा रहा है। पर जो विभवांतर होगा, विभवांतर में किसी में भी बट नहीं पा रहा है और सभी में क्या है, एक समान रूप से वह गति कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। और प्रतिरोध हमारे पास R1, R2 और क्या है, R3 है। तो इसमें एक पॉइंट करके लिखेंगे, समांतर क्रम में जुड़े सभी अवयवों पर धारा का मान अलग अलग होता है। तो समांतर क्रम में जुड़े सभी अवयवों पर धारा का मान कैसे हो जा रहा है, सभी पे अलग अलग हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सूत्र निकल के आएगा, I बराबर हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए कैपिटल I मान है, I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, सॉरी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया। तो यहाँ पे ओम के सूत्र से V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो इसके भाई I के बराबर देखें तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपान में R होता है ओम के सूत्र में। ठीक है, तो ओम के सूत्र से यहाँ पे हमारे पास ये निकल के आएगा, I बराबर V अपान में R। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले प्रतिरोध में या प्रथम प्रतिरोध में I1 बराबर क्या हो जाएगा,
V अपान में R1, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे, द्वितीय प्रतिरोध में I2 बराबर क्या हो जाएगा, V अपान में R2 हो जाएगा। तृतीय प्रतिरोध में I3 बराबर भी V अपान में R3 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर चौथा प्रतिरोध होगा तो वहाँ पे चौथा भी जोड़ देंगे, डैश डैश करके आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम डैश डैश कर दे रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई और प्रतिरोध जो जुड़ रहा है तो वह प्रतिरोध भी आगे जुड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे सभी I1 बराबर निकल के V अपान में R1, I2 बराबर V अपान में R2 और I3 बराबर V अपान में R3, किसके, ओम के सूत्र से। क्योंकि यहाँ पे I बराबर क्या होता है, V अपान में R1, यहाँ पे R होता है I बराबर V अपान में R, ठीक है, ओम के सूत्र से। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हमने देखा कि प्रथम प्रतिरोध में I1 बराबर निकल के आया V अपान में R1। इसी प्रकार से दूसरे प्रतिरोध में भी देखेंगे तो I2 बराबर निकल के आया V अपान में R3। तीसरा भी उसी प्रकार से है, ठीक। तो यहाँ पे आगे लिखते हैं, हमने इसे समीकरण नंबर 1 मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। तो समीकरण 1 में I1, I2 तथा I3 का मान रखने पर क्या हो जाएगा, I3 का मान रखने पर, तो यहाँ पे I1 I3 का मान रख देंगे किसमें, समीकरण 1 में। तो यहाँ पे हमारे पास समीकरण I बराबर क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3 है। तो इसमें मान रखेंगे तो हमारे पास क्या निकल के I1 के स्थान पे क्या हो जाएगा, V अपान में R1 हो जाएगा, प्लस I2 के स्थान पे V अपान में R2 होगा। यहाँ से I3 में भी क्या हो जाएगा, इसी प्रकार V अपान में R3 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास क्या है, V कामन है, तो V कामन ले कर लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा क्या, 1 अपान में R1 प्लस 1 अपान में R2 प्लस 1 अपान में R3 बचेगा। इसे मानेंगे हम समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे I बराबर हो गया हमारे पास V कोष्टक में 1 अपान में R1 प्लस 1 अपान में R2 प्लस 1 अपान में R3। यहाँ से क्योंकि यहाँ पे V हमारे पास तीनों में था और कॉमन दिख रहा था तो हमने कॉमन ले लिया, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया। तो आगे देखते हैं यहाँ पे, यदि R1 R2 तथा R3 के परिणामी तुल्य प्रतिरोध R हो तो चित्र बना दे इसका। यहाँ पे देखिएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास सभी का मान क्या हो गया, एक ही में जुड़ गया। ये R1 R2 और R3 था, इसका तीनों का मान हमने यहाँ पे क्या किया, जब हम इसे यहाँ पे जोड़ देंगे तो यहाँ पे कुछ यह R के रूप में बन जाएगा, R हो जाएगा। और जो यहाँ पे विभवांतर जाएगा, विभवांतर भी यहाँ पे भी होगा। धारा जो I जा रही थी, धारा I ही रहेगा, इसमें भी कोई बंटवारा नहीं होगा। I भी एक समान हो जाएगा, R भी एक हो जाएगा और V का भी मान एक होने का यहाँ पे, जब यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा तो सभी का मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे आगे की तरफ क्या होता है, I बराबर क्या होता है, V अपान में R होता है। तो I यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 में I के स्थान पर
स्थान पे V/R रखने पर, तो यहाँ पे I के स्थान पे क्या रखेंगे, V/R रखेंगे समीकरण 2 में। तो यहाँ पे क्या रखा जाएगा, V/R बराबर हो जाएगा कोष्टक के बाहर V कोष्टक के अंदर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ से V कैंसिल हो जाएगा और जो हमारा मान निकल के आएगा यहाँ पे हम लिखते रहे हैं R बराबर R1 1/, गलत हो गया, यहाँ पे जो बचेगा 1/R बराबर 1/, R1 प्लस 1/, R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ये 3 हमारे मान निकल के आएंगे। अगर आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आगे आप प्रतिरोध जोड़ रहे हैं तो आगे भी हम यहाँ पे मान इसका बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा समांतर क्रम का सूत्र हो गया। यहाँ से V कैंसिल होने के बाद 1/R बचा, यहाँ पे कोष्टक के अंदर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 था। ये किसका, समांतर क्रम का सूत्र हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम आपको पढ़ाते हैं। हमारी अगली हेडिंग है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव हम समझ लेते हैं। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव वह प्रभाव होता है किसी चालक, मतलब विद्युत धारा किसी चालक में से होकर के बहती है। कैसे, किसी विद्युत धारा किसी चालक में से होकर के बहती है तो चालक के भीतर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वह इलेक्ट्रॉन धनात्मक अवरोध से टकराते रहते हैं और अपनी ऊर्जाएं क्या करते रहते हैं, खोते रहते हैं। और जो वह ऊर्जा खो देते हैं वह ऊर्जा क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिखते हैं और आपको समझाते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं विद्युत धारा किसी चालक में से बहती है। विद्युत धारा किसी चालक में से, ये चालक सीधे से लिखेंगे, चालक से होकर बहती है तो चालक के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉन चालक के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉन चालक के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉन धनात्मक अवरोध उत्पन्न करते हैं या धनायन अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण वह इलेक्ट्रॉन लगातार धनायन से टक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जितनी बार लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जितनी बार धनायन से टकराते हैं
उतनी बार अपनी ऊर्जा खो देते हैं, अपनी ऊर्जा खो देते हैं, जिसे हम या फिर जिसे विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं, जिसे विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। जैसे में कहाँ इसका प्रयोग होता है, जैसे हमारा प्रेस हुआ, प्रेस हीटर में क्या करते हैं, यही उसमें प्रभाव उत्पन्न करवाते हैं। और जब उसमें प्रभाव उत्पन्न करवाते हैं उसमें तो हमारा क्या होता है, प्रेस गर्म होने लगता है। और हीटर भी इसी प्रकार से क्या हो जाता है, जो हीटर में तार लगा होता है वह तार क्या हो जाता है, बहुत तेज़ी के साथ गर्म होने लगता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो वो धनात्मक किससे, धनायनों से हमेशा टकराते रहते हैं और वहाँ पे एक प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। और वह प्रतिरोध क्या होता है, उसे हम जब वहाँ पे प्रतिरोध उत्पन्न होता है तो धनायन से उसे टकराने के बाद वहाँ पे एक प्रकार की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं। और जो वह ऊर्जा मुक्त होती है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, हीट कहते हैं। तो वही हीट हमारे यहाँ पे प्रेस में, हीटर में जो यूज हम करते हैं, जो गर्मी महसूस होती है वही गर्मी क्या होती है, उसमें प्रभाव कहलाता है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको अगली हेडिंग पढ़ाना शुरू करते हैं। अगली हेडिंग है हमारे पास विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत शक्ति। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा विद्युत शक्ति में यहाँ पे कितने प्रकार के हमारे सूत्र होते हैं, कैसे कैसे विद्युत ऊर्जा का हम प्रयोग करते हैं, इसके बारे में जानते हैं और इसका सूत्र का डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम कोई यहाँ पे चालक ले रहे हैं और इस चालक में कहीं पे एक प्रतिरोध हो रहा है, जिसे हम प्रतिरोध का नाम दे रहे हैं R। और यहाँ से इसमें 2 पॉइंट हैं, ये A है और यहाँ पे B है। ठीक है, तो यहाँ से A और B के बीच में A से B तक जाने में कितना समय लग रहा है और कौन सा आवेश इसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है उसको जानते हैं। तो माना T समय में क्यों आवेश प्रवाहित होता है, क्यों आवेश प्रवाहित होता है, क्या होता है, माना T समय में क्यों आवेश प्रवाहित हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक जाने में, A से B तक जाने में जो T समय लग रहा है उसमें क्या है, क्यों आवेश प्रवाहित हो जा रहा है। तो क्यों बराबर क्या हो जाएगा, क्यों बराबर I इंटू T होगा, क्योंकि इसमें क्या बह रहा है, धारा बह रही है, I बह रहा है। और कितने समय में, T समय में, तो क्यों बराबर क्या हुआ, I इंटू T हो गया। तो क्यों आवेश को A से B तक पहुंचाने में किया गया कार्य क्या होगा, क्यों आवेश को A से B के बीच में किया गया कार्य क्या होगा। तो W बराबर निकालेंगे, तो यहाँ पर पहले लेते हैं क्यों आवेश को A से B तक पहुंचाने में, B तक पहुंचाने में किया गया कार्य क्या होता है, जिसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। W बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू V हो जाएगा, Q इंटू V। कार्य बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू V हो जाएगा। यहाँ पे V क्या है, Q क्या है, आवेश है हमारे पास, V क्या है, विभवांतर है, और W क्या है, कार्य है। तो कार्य बराबर क्या होता है, आवेश गुणते यहाँ पे क्या है, विभवांतर है। तो यहाँ पे निकाल लेंगे W बराबर Q का मान क्या है, I इंटू T है, तो यहाँ पे क्या रखा जाएगा, I इंटू 2 इंटू V रखा जाएगा। ठीक है,
तो W बराबर क्या होगा हमारे पास, VIT हो जाएगा, VIT। यहाँ पे एक सूत्र ये हो गया। अब यहाँ पे कार्य का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, जो कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल हो जाएगा। तो आगे से हल करते हैं। V बराबर IR, कौन सा, IR, या स्मॉल में लिखेंगे चाहे कैपिटल में लिखिए। तो V बराबर IR किसके, ओम के सूत्र से, ओम के सूत्र से। तो यहाँ पे V बराबर IR हो जा रहा है, तो V के स्थान पे क्या रखेंगे, IR रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे W बराबर हो जाएगा किसके, V के स्थान पे IR रखा जाएगा। तो यहाँ पे I का स्क्वायर R इंटू टी हो जाएगा। एक दूसरा सूत्र हो जाएगा W बराबर I, देखिए यहाँ पे एक बार रख दें तब आपको बताएं फिर कैसे हुआ। W बराबर V के स्थान पे क्या रखा जाएगा, IR रखा जाएगा। तो I इंटू R इंटू I इंटू टी है। तो W बराबर I दो बार है, तो यहाँ पे I स्क्वायर R टी। अब आपको समझ में आ गया। तो W बराबर I स्क्वायर R टी हो गया, हमारा दूसरा सूत्र हो गया। इसमें भी W का जो मान होगा, जो मात्रक होगा, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो आगे से हल करते हैं फिर से ओम के सूत्र से। अब यहाँ पे निकालेंगे I बराबर, अगर I बराबर निकालें तो B अपान में क्या होता है, R होता है। यह भी ओम के सूत्र से होता है, ओम के सूत्र से। तो यहाँ पे देखेंगे तो W बराबर क्या है हमारे पास, W बराबर I स्क्वायर RT है। तो क्या हो जाएगा, I के स्थान पे हम रखते हैं, I के स्थान पे क्या रखा जाएगा, V अपान में R। तो V स्क्वायर अपान में R का स्क्वायर, मतलब I का स्क्वायर है तो यहाँ पे दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो हम यहाँ पे पूरे का होल स्क्वायर लगा देते हैं, आपको आ जाएगा RT। अब जब इसे खोलेंगे कोष्टक में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V का स्क्वायर हो जाएगा R का स्क्वायर इंटू R इंटू टी। ठीक है, यहाँ से R कैंसिल हो जाएगा। तो W बराबर हमारे पास बचेगा V स्क्वायर R इंटू टी बचेगा। तो यहाँ पे भी जो W का मात्रक होगा क्या हो जाएगा, W बराबर, यहाँ पे W का जो मात्रक होगा, कार्य का मात्रक, वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास तीन सूत्र निकल के आया। W बराबर VIT निकला, दूसरा W बराबर I स्क्वायर RT निकला, तीसरा हमारे पास निकला W बराबर V स्क्वायर अपान में R इंटू टी। ये हमारा तीसरा सूत्र निकला। ठीक है, तो जो यहाँ पे G, अगर इसे हीट किया जाए, मतलब किसी ऐसे पदार्थ में इसका प्रयोग किया जाए, मतलब ऊष्मीय ऊर्जा, किसका मान, ऊष्मीय ऊर्जा पे देखा जाए, तो यहाँ पे इसका क्या सूत्र होता है। तो H बराबर हम निकालेंगे, H क्या होगा, ऊष्मीय ऊर्जा होगा। तो H बराबर VIT होगा। तो अपान में हमारे पास क्या हो जाएगा, J क्या है यहाँ पे, ये हमारे पास J गुलाम होगा, यहाँ पे जिसे जूल कहते हैं हम लोग। हीट बराबर VIT या H बराबर VIT अपान में J। दूसरे पार इस पर भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT अपान में क्या हो जाएगा, J हो जाएगा। और तीसरे वाले पे भी यहाँ पे W बराबर पे देखा जाएगा तो V स्क्वायर अपान में JR इंटू टी। ठीक है, ये इसके बराबर होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे H बराबर अगर हम निकाल लेंगे, H क्या है यहाँ पे लिख देते हैं, कहाँ पे, यही जगह है, तो यहाँ पे लिखते हैं H क्या है, H बराबर ऊष्मीय ऊर्जा है। क्या है, H ऊष्मीय ऊर्जा है। J क्या है, यहाँ पे इसका जो जूल का मान होता है वो वहाँ पे जूल होगा। ठीक, जो ऊष्मीय ऊर्जा का प्रभाव होता है। और जहाँ पे J बराबर रखा जाता है, J का भी मान लिख लीजिएगा, J बराबर 4.2 कैलोरी या फिर जूल प्रति कैलोरी होता है, जूल प्रति कैलोरी।
यहाँ पे ये जे का मान होगा। ठीक है, जे का मान क्या होगा 4.2 जूल प्रति कैलोरी। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। तो W बराबर हमने निकाला VIT, W बराबर दूसरा निकाला VI, यहाँ पे W बराबर I² RT निकाले। तीसरा हमने निकाला W बराबर V² अपान में R इंटू टी निकाला। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अगर हीट मतलब उसमें ऊर्जा मान बराबर देखें तो VIT अपान में J, या फिर I² RT अपान में J, या दूसरा हमारे पास हो जाएगा V² अपान में J इंटू R इंटू यहाँ पे हमारे पास T है। तो यहाँ पे इन सभी पे मान हमारा जो हो जाएगा, यहाँ पे उसमें ऊर्जा का मान यह हो जाएगा, और जे का जो मान होता है 4.2 जूल प्रति कैलोरी होता है। तो हमें यहाँ पे कितना रखना चाहिए 4.2 रखा जाएगा। जब भी हमें उसमें ऊर्जा का मान ज्ञात करना हो तो ये इस सूत्र रखेंगे। अगर हमें इसका कार्य ज्ञात करना होगा तो ये सब सूत्र रखा जाएगा। ठीक, आपको समझ में आ गया? तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जो पढ़ रहे हैं, जिसके पास मोबाइल हैं, और आपके पास जितने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हैं उसमें भी आप शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।